जी बिजनेस की आज की खास पेशकश में हमारे साथ हैं एसआर ऑयल के एमडी एंड सीईओ मिस्टर ललित कुमार गुप्ता। इनसे जानेंगे कि एसआर ऑयल किस तरीके से करंट सिचुएशन को देख रही है और आगे किस तरीके से चैलेंजेस को वो सामना करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद 6,300 करोड़ रुपए का टैक्स बन रहा था, बाकी का प्रोविजनिंग किस तरीके से होगा आगे? 6,300 करोड़ में करीब 200 करोड़ रुपया तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं गुजरात गवर्नमेंट को, और हमारा क्लेम ये था कि वो हमें रिफंड किया जाए क्योंकि वो इस बेनिफिट के तहत आना चाहिए। उसके अलावा हमने डिफीज की हुई है ये लायबिलिटी दूसरी पार्टी को। इनफैक्ट ये जो पूरा डिसीजन है इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो गया। हमको वैसे भी ये सेल्स टैक्स डेफरल पे करना था, बट ये पे करना था 2020-21 के बाद, या जब हम ये पूरा अवेल करते उसके अगले साल से। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू में कि 2020-21 तक जाएगा, बाद में हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि 2013-14 तक ही हम पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद 6 इंस्टॉलमेंट में देना था। तो जो डिफरेंशियल है 2020-21 का और अभी का जो एनपीवी वैल्यू का डिफरेंस है 4,000 करोड़ का, वो हमने प्रोवाइड किया। बाकी की लायबिलिटी 2,200 करोड़ रुपया जिसको डिफीज की हुई है वहां से आएगी। 200 करोड़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं गुजरात को। सर, एक तो नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए और लिक्विडिटी को शोर अप करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी और इक्विटी कैपिटल कैसे रेज की जाएगी? ये 4,000 करोड़ के प्रोविजन के बाद हमारी नेटवर्थ में एक डेंट आया है, कम हुई है, तो उसको शोर अप करने के लिए हम लोगों ने 2 तरह की स्ट्रेटेजी की थी। एक तो हमारी पेरेंट कंपनी के करीब 1,400 करोड़ के कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हमारे पास, उनके पास हमारी कंपनी के हैं। तो हम हमारी पेरेंट कंपनी को ये एक निवेदन कर रहे हैं कि आप वो एफसीसीबी को काफ़ी, जो उसकी टर्म्स के हिसाब से काफ़ी समय बाद होना था, उसकी जगह इमीडिएटली उसको कन्वर्ट कर लें। तो उससे होगा ये कि 1,400 करोड़ का जो डेट था वो डेट की जगह इक्विटी में आ जाएगा। तो इससे हमारी इक्विटी 1,400 करोड़ रुपया नेटवर्थ बढ़ जाएगी। दूसरा, हमारी जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो इस समय करीब 90% है, 89 पॉइंट कुछ है। तो उसको हमें सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से 75% तक लाना है। तो उस हिसाब से हमें हमारा जो डाइल्यूशन है वो करना ही था। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगले 12 से 15 महीने में, जून 2013 इज दी डेडलाइन फॉर दैट डाइल्यूशन, ये 12 से 15 महीने के बीच में कोई सही समय पे, अभी हमने कोई निश्चित नहीं किया है, बट सही समय पे सही फॉर्म में, हमने ये भी अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि किस फॉर्म में ये इक्विटी आएगी, बट अगले 12 से 15 महीने में ये इक्विटी हम लाने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि हमारी नेटवर्क दोबारा से उस स्थिति में आ जाए जो आज है। कौन कौन से फॉर्म अभी करंट सिनेरियो में अवेलेबल हैं या 12 से 15 महीने के बाद हो सकते हैं? बहुत सारे फॉर्म अवेलेबल हैं डाइल्यूशन के लिए। सेबी ने अभी 2 बताए हुए हैं, इसमें ऑफलोड कर सकते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, या इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, या आप पब्लिक ऑफर भी कर सकते हैं। तो सब तरह के ऑप्शन हमारे सामने खुले हुए हैं। अभी तक हमने इसके ऊपर कोई तय नहीं किया है कि किस तरह से करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 रिफाइनरीज काम कर रही हैं अलग अलग ज्योग्राफीज में, वाडीनार में, स्टेनलो और मुंबासा में। किस तरह की सिनर्जीज इनके बीच दिख रही हैं आपको? वाडीनार रिफाइनरी, जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में आज के दिन जो डिमांड है उससे कैपेसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि वाडीनार रिफाइनरी काफ़ी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, और एक बार ये जो हमारी कैपेसिटी बढ़ने वाली है 18 मिलियन टन और बाद में 20 मिलियन टन सितंबर के एंड तक, तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा। शुरू में ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 4-5 साल में इंडिया की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि रिफाइनिंग कैपेसिटी और डिमांड बराबर हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट बहुत कम होंगे। पर फिलहाल जो एक्सपोर्ट होंगे तो हमारा जो प्रेजेंस है मुंबासा में, क्योंकि अफ्रीकन मार्केट डेफिसिट है, और सिमिलरली यूके में हमारे पास जो रिफाइनरी है उसमें काफ़ी सेकेंडरी प्रोसेसिंग अच्छी अवेलेबल हैं, और एक्सपांशन के बाद हमारे पास कुछ सरप्लस बीजीओ होगा, जिसकी हम संभावना देखते हैं कि शायद वो स्टेनलो में प्रोसेस करके उसकी वैल्यू ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो इस तरह की हम कई सिनर्जीज आपस में एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें डेफिनेटली अफ्रीका में ये हमारी मदद होगी, और स्टेनलो में जो स्ट्रीम है उसको हम सिनर्जी यूज़ करेंगे।
3 बड़ी जो रिफाइनरी हैं, किस तरीके का क्रूड ऑयल के लिए आपकी तैयारी, कहाँ से उसको प्रोक्योरमेंट होगा आगे जाके जब फुल कैपेसिटी पे रन होंगी सब, तो किस तरीके से प्रोक्योरमेंट प्लान है उसका? एसआर ऑयल की जो कैपेसिटी है वो सितंबर तक 20 मिलियन टन की हो जाएगी और उसमें करीब करीब 80% से और उससे भी शायद थोड़ा ज़्यादा हम लोग हैवी और बहुत हैवी क्रूड यूज़ कर पाएंगे। अभी हमारा जो एवरेज एपीआई है क्रूड का वो 31-32 है, जो घट के 24-25 की रेंज में एवरेज हो जाने वाला है। दैट मीन्स हालांकि 24 है बट 18-20 एपीआई के क्रूड भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे दूसरे क्रूड के साथ मिक्स करके। तो इस तरह के क्रूड ज़्यादा जो इस समय अवेलेबल हैं वो अवेलेबल हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जैसे कि आपका वेनेजुला हुआ, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, कुछ सूडान में भी इस तरह के क्रूड अवेलेबल होते हैं। तो इस जहाँ जहाँ ये क्रूड अवेलेबल है वहाँ से हम सोर्स करेंगे और काफ़ी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी एडवांस स्टेज पे हैं। तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी करेंगे। एक्सप्लोरेशन का देखें तो किन किन जोग्राफीज में आपकी अच्छी प्रेजेंस है और वहाँ से एक इक्विटी ऑयल जो है आपका वो यहाँ आ सकता है आपके रिफाइनरीज के लिए? एसआर ग्रुप का जरूर अलग जगहों पे है, मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी अभी शायद ना दे पाऊँ, बट एसआर ऑयल इंडिया का फिलहाल जो ध्यान है वो दूसरे लोगों से ही क्रूड परचेज करने की तरफ जाता है। सीबीए में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है इंडिया में, आपका लार्जेस्ट फील्ड भी है, प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। किस तरीके का वहाँ पर आपको कंपनीज को लेकर बिड आई है, किस तरीके का एक मार्केटिंग में सक्सेस मिल रही है? सीबीएम में हम लोग काफ़ी बड़े प्लेयर हैं इंडिया में। हमारा रानीगंज ब्लॉक का हमने उत्पादन शुरू भी किया है। अब उसमें जो एक्सपांशन होना है, जो काफ़ी बड़े पे होना है, उसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज भी अब आ रही हैं, तो इसको अब एक बूस्ट मिलेगा। तो अगले 1-2 साल के बाद इसमें काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं कंपनीज के साथ सीबीएम बेचने के लिए या किस तरीके से मार्केट दिख रहा है? फिलहाल तो हम जो है रानीगंज के आसपास के ही कुछ लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। अभी कितना प्रोडक्शन होगा वहाँ? अभी 22,000 क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन। डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल नेटवर्क आपका किस तरीके से एक्सपेंड होगा और किस तरीके की पॉलिसीज की ज़रूरत है जो उसको सपोर्ट करें? डोमेस्टिक मार्केट में अभी हमारी 1400 रिटेल आउटलेट हैं और 200 रिटेल आउटलेट हमारी भिन्न भिन्न स्तर पर हैं कंप्लीट होने के। तो जब तक डीजल डीरेगुलेशन नहीं होगा, जब तक रिटेल ये 3 PSUs के हाथ में ही ज़्यादा रहेगा, हम लोग जो हैं वो मार्जिनल प्लेयर ही रह जाएंगे। कितना आप टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें एक्सपोर्ट के बाद कितना टोटल इंडियन PSUs को दे रहे हैं उनके नेटवर्क के जरिए इंडिया में? हमारा इस समय इंडियन ऑयल, BPC और HPC के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उनका जो भी डिमांड रहता है वो हमारे से वो लेते हैं। फिलहाल जब हमारी कैपेसिटी एक्सपांड हो जाएगी तो मेरे ख्याल से करीब करीब हमारा जो प्रोडक्शन है उसका 40 से 50% PSUs को जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। एक और बात मैं अकाउंट्स पे पूछना चाहूँगा, किस तरीके का टोटल डेट है कंपनी का, ग्रॉस डेट, और नेट कितना है, किस तरीके का एवरेज इंटरेस्ट रेट पेमेंट किया जा रहा है उस पर? इस समय कंपनी का करीब करीब 15,000 करोड़ के आसपास का डेट है और एवरेज रेट मैं आप अभी इस समय ना बता पाऊंगा, बट रफली अबाउट 10-11% होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो क्या बन रहा है अभी? डेट इक्विटी रेशियो इस समय तो 1:2 के लगभग है। 7,000 करोड़ की नेटवर्क है, 15-16,000 करोड़ रुपए का डेट समझिए। ये जो नेटवर्क इरोजन होने से कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हम इसको दोबारा से FCCB कन्वर्ट कर यदि हो जाता है, हमारी पेरेंट कंपनी मान जाती है और इक्विटी इशू जब आ जाता है तो वापस ये उसी स्थिति में आ जाना चाहिए। से इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए, ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर से नीचे आ जाएंगे, किस तरह का बेनिफिट कंपनी को होता हुआ दिखेगा अगले क्वार्टर में, अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो? इंटरेस्ट रेट अब ऐसा लग रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कम होना चाहिए और यदि हम 15,000 करोड़ की अपनी बोरोइंग माने और उस पर 1% रिडक्शन गिने तो 150 करोड़ रुपए साल का रिडक्शन तो होगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो डेफिनेटली रिडक्शन होगा। उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज होती हैं उसमें भी उसका कुछ फ़ायदा होगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से तो बहुत अच्छा है। वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
गुप्ता साहब, एटीएफ को लेके काफी कोहराम मचा हुआ है। किस तरीके से अभी सिचुएशन दिख रही है डोमेस्टिक मार्केट में, क्राइसिस क्यों पैदा हुआ है? एटीएफ का जो आप कोहराम की बात कर रहे हैं, एज फार एज जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है वो डिमांड से कहीं ज्यादा है, इसलिए ऐसी कहीं कोई समस्या नहीं है कि एटीएफ अवेलेबल नहीं है। जो सारी समस्या है वो ये है कि एटीएफ के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स के जो होते हैं सेल्स टैक्स, वो एयरलाइंस कंपनियां ऐसा मानती हैं कि बहुत ज्यादा है, और इसलिए वो समय समय पर भारत सरकार से ये कहती हैं कि हमें डायरेक्ट इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए, जिससे कि जब कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट इंपोर्ट होता है तो उसमें सेल्स टैक्स नहीं लगता है। अभी जो वर्तमान कायदा है उसके हिसाब से सेल्स टैक्स नहीं लगता है। तो ये सारा इकोनॉमिक्स का है। एयरलाइंस का ऐसा अपना मानना है कि टैक्स बहुत ज़्यादा है और उससे उनको कम होना चाहिए। बीच में यदि आपको मालूम हो तो हैदराबाद में कुछ 4% कर दिया था, बाद में शायद दोबारा से उन्होंने इंक्रीज किया है। तो ये जो सारा एटीएफ का मामला है, मुद्दा है, वो बेसिकली स्टेट सेल्स टैक्स के लेके है। सप्लाई मैं आपको कह सकता हूं कि इंडिया से नेट एक्सपोर्ट हो रहा है एटीएफ का, और ये बहुत दुर्भाग्य होगा कि हम लोग सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे और सेम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे। एक काफी दिनों बात हो रही थी, फाइनल मंजूरी के बाद सब तरीके की अप्रूवल हाथ में आ जाए एयरलाइंस के हाथ में, उसके बाद भी कितना चैलेंजिंग होगा एटीएफ इंपोर्ट करके उसको एयरपोर्ट तक लाना और रिफ्यूलिंग के लिए पूरा नेटवर्क तैयार करना, कितना एक बहुत चैलेंजिंग काम है जो कि एयरलाइंस नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एटीएफ अवेलेबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। भारत एक देश के रूप में एटीएफ का नेट निर्यातक है। दैट मीन्स हमारे यहाँ से नेट एटीएफ एक्सपोर्ट होता है। तो इकोनॉमिकली इस तरह का कोई सेंस ही नहीं बनता है कि हम एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें और एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, सेम प्रोडक्ट वापस इंपोर्ट करें। जो असली समस्या है वो टैक्सेशन की समस्या है। स्टेट गवर्नमेंट जो एटीएफ पे टैक्स लगा रहे हैं उसकी समस्या है। तो उस समस्या का समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट्स ही कर पाएंगी। हाँ, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट को यदि चाहें एयरलाइंस तो ला के किस तरह एयरपोर्ट पे फ्यूलिंग कर पाएंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस बहुत स्ट्रिक्ट होता है। क्योंकि आप जब हवा में उड़ रहे होते हैं और ये फ्यूल यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास 0 टॉलरेंस चाहिए। तो इसके लिए बहुत हर तरह के काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत होगा उसके पहले कि एयरलाइंस इसको इंपोर्ट करके रियली ला सकें। क्योंकि आ भी जाएगा यदि एयरपोर्ट पे तो इसको स्टोर करना है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना है, और सारे जो सेट अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर नेटवर्क है वो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज का मेजॉरिटी है। तो जब तक कि एग्जिस्टिंग मार्केटिंग कंपनीज इंपोर्ट ना करें या उनके थ्रू इंपोर्ट ना किया जाए, तब तक ये मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है। बाकी तो एयरलाइंस डेफिनेटली कोशिश तो कर ही रही है अपनी तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जब एयरलाइंस के पास अभी कंपनीज को पैसा दे के एटीएफ खरीदने के लायक कुछ फंड नहीं है तो बाहर से कैसे लेके आएंगे, वहां भी उनको अपफ्रंट पेमेंट करना ही होगा। हाँ, जो भी एयरलाइंस इस समय चल रही हैं वो एयरलाइंस यदि एटीएफ ले रही हैं तो पैसा दे ही रही हैं, और जितना पैसा एटीएफ को यहाँ खरीदने में लगता है उतना पैसे में ही इंपोर्ट होगा। तो लिक्विडिटी का इतना कोई समस्या मेरे को नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनियों को, जिन एयरलाइंस को लिक्विडिटी की समस्या है वो तो लोकल में आज भी फ्यूल नहीं खरीद पा रही हैं। तो यदि वो एयरलाइंस ये समझें कि हम यहाँ पैसा ना दे के और बाहर से इंपोर्ट कर पाएंगे तो मेरे समझ से ये संभव नहीं दिखता, मुझे नहीं संभव दिखता। कुछ ऑयल एंड गैस कंपनीज ने ऑफर भी किया है कि वो उनको हेल्प करेंगे स्टोरेज में या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में। आप लोग भी कुछ मदद कर सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट उनको सेल कर सकें। इस समय हम लोगों का एटीएफ जो नेटवर्क है वो बहुत ही छोटा नेटवर्क है। हम लोग बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स पर प्रेजेंट नहीं है और हम अपने कार्गो प्लेन ही फ्यूल करते हैं। तो पब्लिक एयरलाइंस को इस समय हम लोग फ्यूल नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई एयरलाइंस हमको अप्रोच करेगी और हम लोग उसको देखेंगे किस तरह से यदि कुछ किया जा सकता है। बट मेरे समझ से एक प्रोडक्ट को ये देश एक्सपोर्ट करे
उसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करे, ये अपने आप में एक विचित्र एंड दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कितनी एक्सपर्टीज है एसआर ऑयल की एटीएफ हैंडलिंग सिस्टम में कि वो उनको एक हेल्प दे सके? किस लेवल तक हेल्प उनकी की जा सकती है? हम लोगों का अपना खुद का एटीएफ नेटवर्क है कुछ एयरपोर्ट्स पे, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने प्लेन फ्यूल करते हैं या दूसरे प्राइवेट या कार्गो प्लेन फ्यूल करते हैं। इससे ज़्यादा फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और एटीएफ इंपोर्ट करके और उसको एयरपोर्ट तक लाना, ये अपने आप में एक बहुत एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। यदि इंपोर्ट किया जाए तो यदि कोई एयरलाइन अप्रोच करेगी तो हम सोचेंगे, बट मैं आपको दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। एंड सारा का सारा मुद्दा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो सेल्स टैक्स और वैट है वो ही एक मुद्दा है, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। प्रोडक्ट इस देश में जितना एयरलाइंस को चाहिए उससे करीब करीब डबल अवेलेबल है और ज़्यादा भी अवेलेबल। एटीएफ से क्रूड ऑयल की ओर वापस चलेंगे। ईरान में जो क्राइसिस हो रहा है वो कितना सीरियस हो सकता है, किस तरीके से आप उसको असेस करते हैं? ईरान का बहुत कुछ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारा ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम हमारी तरफ से जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। ईरान भी अभी तक जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। जब तक ये चल रहा है, दोनों पक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। किस तरह के गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है ऑयल एंड गैस सेक्टर को? पेट्रोलियम कंपनीज को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि इस सेक्टर को जो मार्केटिंग में डीरेगुलेशन नहीं हुआ है वो हो जाए, क्योंकि जब आप स्वतंत्र हैं अपना माल बेचने के लिए, उसको एक तो कंपटीशन बढ़ेगा। और ये चीज बिल्कुल तय है कि जहां भी कंपटीशन बढ़ा है वहां पे कंज्यूमर को ही फायदा हुआ है। तो मेरी तो सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये सेक्टर को डीरेगुलेट करें, ताकि जो कंज्यूमर है वो जो प्राइस पे उसको डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए वो मिले। और हो क्या रहा है कि आज क्योंकि सरकार डीजल प्राइस को रेगुलेट कर रही है तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि फर्नेस ऑयल डीजल से ज्यादा महंगा हो जाता है। तो जो हमको सप्लाई साइड तो हम कर रहे हैं, डिमांड साइड मैनेजमेंट जो होना चाहिए, जो कि एक आदमी को पिंच करना चाहिए कि भाई मैं डीजल यूज कर रहा हूं, वो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि उसको प्राइस राइज का कंप्लीटली इंसुलेटेड है। तो आज जो डिमांड साइड मैनेजमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से रेगुलेट करके रखा हुआ है सरकार ने। तो हमारी सरकार से यही अपेक्षा है, विनती है कि इसको जल्दी जल्दी पेट्रोल डीजल सेक्टर को डीरेगुलेट करे, ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े और कंज्यूमर का बेनिफिट हो। कुछ उम्मीद है कि बजट में कुछ आ सकता है इंडस्ट्री के लिए? हम लोगों की अपेक्षा सरकार से ये है कि ATIB का बेनिफिट कंटिन्यू करें, क्योंकि भारत को एक्सपोर्ट हब के रूप में काफ़ी सक्सेस मिली है। हमारा जो एक्सपोर्ट है करीब करीब इस समय तो नंबर 1 एक्सपोर्ट जो पूरे 300 बिलियन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें 20-25% पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। तो इससे हमारा दुनिया में एक स्थान हो जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, तो उसको कंटिन्यू करें रिफाइनरियों को, क्योंकि इसके अलावा आप कोई इंसेंटिव जनरली अवेलेबल है नहीं। जो कुछ एक मुद्दा है कि GST में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नहीं लिया जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने सरकार को ये कहा है कि सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST में लिया जाए, जिससे कि जो सारा पर्पज है कि सिंगल पॉइंट टैक्स होना चाहिए। अभी होगा क्या कि कुछ प्रोडक्ट GST में होंगे, कुछ GST में ना होंगे, तो कुछ पे सैंडविच मिलेगा, कुछ पे सैंडविच नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अपने आप में एक समस्या पैदा हो जाएगी, जिसका कि कोई भी पक्ष को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो सरकार से अपेक्षा है हमारी तो इस तरह का कोई प्रावधान लाए कि सब GST में आ जाए। एंड हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि GST जल्दी जल्दी आए और प्रगति हो। डीरेगुलेशन डेफिनेटली हमारी इच्छा है कि हमारी भारी इच्छा है कि डीरेगुलेशन ऑफ पेट्रोल डीजल जल्दी पेट्रोल तो हो चुका है, डीजल भी हो जाए। एक और चीज हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार इसको इनकरेज करती आ रही कि पेट्रोल लोग यूज करें, डीजल यूज को डिस्करेज करने के लिए वे चाह रहे हैं कि कुछ टैक्सेस लगाए जाएं व्हीकल्स पे। इंडस्ट्री काफी नाराज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। किस तरीके से आप देखते हैं इसे? ये भी एक तरह से सरकार डिमांड साइड मैनेज करने की कोशिश कर रही है, पर चूंकि ये फर्स्ट पॉइंट पे ही पूरा लाइफ टाइम मैनेजमेंट है,
आज आप डीजल कार खरीदना चाहते हैं तो डीजल कार पे इतना टैक्स यदि सरकार अपेक्षा करे कि पूरे लाइफ में जो डीजल आप यूज करेंगे उसका डिफरेंशियल आज ही सब्सिडी दे दी जाए, तो ये थोड़ा सा ऐसा स्टेप है जिससे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेफिनेटली अफेक्ट होगी। और इसके बदले में यदि सरकार डीजल को डीरेगुलेट कर दे और डीजल को मार्केट भाव में बिकने दे तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आज की खास पेशकश में हमें ललित कुमार गुप्ता साहब बता रहे थे कि किस तरीके से एसआर ऑयल तैयार है आगे वाली चुनौतियों से निपटने के लिए और सरकार की सहायता बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए। यह पेशकश यहीं खत्म होती है। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।